आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो भैया, मेरा नया अवतार। लेकिन इस नए अवतार में मैं क्यों आया हूँ? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, है ना। हफ्ते में मैं 2 किताबें ख़त्म करता हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि मैं किताबों का रिव्यू शुरू करूँ और कोशिश करूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 किताबों का तो आपके सामने रिव्यू दूँ ही। ठीक है, किताबें पढ़नी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं अगली किताब कौन सी पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैंने वैसे तो काफ़ी किताबें पढ़ी हैं ओशो की, और सबसे पहली जो मैंने किताब पढ़ी थी वो ये थी, एक अनोखा कुरु। और जो मैं आपको किताब बता रहा हूँ दोस्तों, वो आप खरीदें और इसको पढ़ें। ठीक है, ऑडियो बुक मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। आप किताब खरीदें इसको। ठीक है, कोई भी किताब खरीद के पढ़िए ज़रूर, तब आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये 100 से 150 रुपए की किताब है। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। बहुत ही शानदार प्रीति अग्रवाल ने गजब कंपाइल की है। और ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट किताब थी। वैसे आपको बता दूं कि मेरी जिंदगी की जो पहली किताब थी वो थी गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जिसको मैंने लगभग 15 साल पहले पढ़ा था, है ना। और उसने मेरी जिंदगी बहुत तरीके से चेंज की। और उसके बाद मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। तो आज हम इस किताब का रिव्यू करेंगे। और मुझे बताइए ज़रा कि आपको ये कैसा लगा। अभी तक आपने मुझे स्मार्ट बोर्ड पर देखा है तो कमेंट करके बताओ मुझे। और इस किताब को ही मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब में, देखिए पूरी किताब तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक अच्छा सा रिव्यू दूंगा। और फिर से मैं बोलूंगा आप इस किताब को ज़रूर खरीदें और अपने पास इसको ज़रूर रखें। भौकाल मारो यार, कोई देखते टेबल पे रखो अपने ड्राइंग रूम में, बढ़िया से कोई देखे, अरे क्या बात है भाई, किताब वो भी पढ़े, ज्ञानी बने सबके सब। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ओशो के बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, है ना। ओशो की अगर बात करें तो वो एक, मैं क्या बताऊँ कि बहुत ही एक ऐसे विचारधारक थे, एक ऐसे दर्शन शास्त्री थे वो, और एक ऐसे गुरु थे, शायद वैसा हुआ नहीं है ना। वो अलग ही लेवल के थे। उन्होंने बताया कि हर एक चीज को आप सवाल करो, हर एक चीज को क्वेश्चन करते थे वो। पढ़ने के बहुत शौकीन। ऐसा बोला जाता है कि ओशो ने, वैसे तो इस किताब में लिखा है कि उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन काल में लाखों किताबें पढ़ी हैं। और उन्होंने तो एक पूरी लाइब्रेरी बना ली थी। और बड़ी बात यह थी कि जब आप उनके किताबों में जाएंगे, जैसे आप कुचवाड़ा में जाइए जहाँ पे वो थे, वहाँ पे जो रहे वहाँ पे, तो उन्होंने जो किताबें पढ़ी उस पर उन्होंने, जो अगर उनको सही विचार नहीं लगता था तो उन्होंने ऐसे कर दिया था। आप समझ रहे हो? तो ये शानदार था। ठीक है, तो अभी हम ओशो की शुरुआत करते हैं। ओशो, आचार्य रजनीश, हम सब ओशो से उनको जानते हैं, ओशो के नाम से अवगत है। और उन्होंने पूरे भारत को बदल के रख दिया। आपको बता दूं कि वो इतने महान विचारक थे कि वो जहां पे भी गए भगा दिया उनको। अपने गांव से उन्होंने हर चीज़ पे सवाल किया, हर एक चीज़ पे। एक जैन मुनि से उन्होंने सवाल पूछा कि आप क्या गारंटी है, आप जो ये बता रहे हो कि सही है? बोला कि बिल्कुल गारंटी है। बोला कि पुनर्जन्म आपने देखा है? कहता नहीं। तो कहता कैसे फिर हम मान ले कि आप सही बोल रहे हो? या तो अगर आपने देखा हो तो बताओ, और नहीं देखा हो तो बोलो कि मैंने नहीं देखा। और उस समय ओशो की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी। मात्र 5 साल की उम्र में वो शास्त्रार्थ करते थे, वो पढ़ते थे। तो हम शुरू करते हैं ओशो के बारे में। ओशो की कहानी उनकी किताब में खरीदिएगा जरूर। देखिए, बुक प्रमोशन नहीं है, याद रखिएगा कि बहुत सारी किताबें मैं आपको बताऊंगा, बट मुझे जो किताबें अच्छी लगती हैं मैं उनको प्रमोट करता हूं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कुचवाड़ा के दिन पहला चैप्टर है। अच्छा, ओशो का जन्म जो है मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही छोटा सा गांव था कुचवाड़ा। ठीक है, वहाँ पे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये आता है, और 200 के करीब थी वहाँ पे। बेसिकली इनका वैसे तो देखिए, ये जो टाउन है ये बहुत ही छोटा है ना। अब कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि ओशो जो है वो ऐसी जगह पे, लेकिन खैर महान इंसानों का जगह से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो यहाँ पे एक प्रसंग है। सबसे पहली जब आप किताब पढ़ेंगे, अब देखिए किताब आपके कैसे बांध देती है। ये हिंदी में मैंने किताब पढ़ी है। ठीक है, वैसे किताबें इंग्लिश में ही मैं पढ़ता हूँ, बट मुझे पर्सनली हिंदी ज़्यादा बेस्ट लगती है। अगर मुझे कोई हिंदी में किताब मिलती है ना तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो उससे बहुत ही एक आत्मीय जुड़ा हो जाता है ये। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे उनके नाना जी के बारे में बताया गया। नाना जी ने उन्होंने एक मंदिर बनवाया था गडरवारा में, ठीक है, सॉरी कुचवाड़ा में। तो एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाया था उन्होंने। नाना जी हर वक्त जो है उस मंदिर में जाया करते थे। ओशो भी, छोटे नन्हे ओशो पीछे पीछे चल देते थे। तो अब ओशो जो है, मतलब वो कई बार सवाल पूछना चाहते थे कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो, लेकिन नाना जी बात नहीं करते थे। लेकिन एक बार नाना जी ने कुछ ऐसा बोला कि ओशो जो है वो, इस कथन ने उनकी जिंदगी को चेंज कर दिया। ठीक है,
नाना जी ने यह बोला कि देखो, मन में आए तो पूजा अर्चना करो, जिस दिन तुम्हारे किसी को देख के मंदिर मत जाओ, जब तुम्हारे अंदर से आवाज आना तब मंदिर जाओ। और वही इसी कथन ने 7 साल के बच्चे को पूरी तरीके से बदल के रख दिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो यह चीज है। अब इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को शाम 5:13 पे हुआ था। ठीक है, और बेसिकली ये कुचवाड़ा में ही हुआ था। और यहां पे देखिए, ओशो के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। पहले उनके ओशो जब पैदा हुए थे तो एक ज्योतिषी को बुलाया गया था। पिताजी वाराणसी से एक ज्योतिषी को पकड़ के ला, बोलो कि मेरा बच्चे का जीवन कैसा होगा। अब उस ज्योतिषी ने बताया कि अगर ये 7 साल तक जी गया तो ये बुद्ध बन जाएगा, लेकिन 7 साल तक इसकी मृत्यु इसके करीब आएगी, ये मर सकता है। और हर 7 साल का 7 साल, फिर 14 साल में भी यही रिपीट होगा। तो अगर ये आयाम पार करता गया तो कमाल। अब ओशो वैसे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं मानते थे। मैं ओशो से आपको बता दूं कि मैं भी बहुत चीज़ों पर असहमत नहीं हूं। मैं देखिए, मेरा यही हिसाब किताब है। और आप भी किसी को अंधभक्ति में फॉलो मत करो। ओशो खुद कहते थे कि मेरी बातों को अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे सामने आओ, मुझसे बहस कर लो, मुझसे शास्त्रार्थ कर लो, और अगर आपको लगता है आप सही हो, मुझे हरा दो, मैं हाथ जोड़ लूंगा, खत्म। तो बहुत चीज़ों पर मैं भी ओशो से सहमत नहीं हूं। एस्ट्रोलॉजी में 99.9% ओशो कहते थे बकवास है, लेकिन 0.1% इसमें सच्चाई है। अब खैर, मैं तो ज्योतिष विद्या का बहुत ज़्यादा समर्थक हूँ, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी पढ़ी है ज्योतिष विद्या, और खैर मेरे इर्द गिर्द माहौल भी थोड़ा ऐसा रहा है, तो काफ़ी मैथ्स उसमें इन्वॉल्व रहती है। बट एनीवे, तो यहाँ पे ओशो जो है वो यही बताते हैं कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी मौत सामने दिखी। और अभी मैंने सदगुरु की किताब का रिव्यू किया था, डेथ, मतलब रिव्यू तो नहीं किया था मैंने, एक छोटा सा पॉइंट मैं बताया था। और जे कृष्णमूर्ति को आपने पढ़ा है, उनको जरूर पढ़िएगा। जे कृष्णमूर्ति, श्री श्री रविशंकर, प्रॉफिट जीसस, ये सब साईं बाबा, नीम करोली बाबा, ये सब डेथ के बारे में बहुत एक जबरदस्त चीज बताते हैं कि डेथ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जो इंसान मौत से नहीं डरा, जिस इंसान ने मौत को पार कर लिया, खेल खत्म। आप खुद सोचिए, अभी आप डरते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है आपकी मौत ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो होनी ही होनी है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है। एक और आपको बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं, जो ओशो भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मौत जब आपकी होती है ना, तो आपको दर्द नहीं होता है, वो बहुत ही पीसफुल होती है। लेकिन उस समय आपको भी पीसफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसी अवस्था में मरते हो जब आप बहुत ही परेशान हो लाइफ में, तो आपको नर्क मिलेगा। अब नर्क स्वर्ग यही है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको कहीं चला जाए, या कहीं कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको सब कुछ बढ़िया मिलेगा। ये सब ऐसा नहीं है। स्वर्ग नर्क यही है। इट जस्ट दैट कि आत्मा, आपका जो कार्मिक ढांचा है वो उस समय कैसा है, कोई इच्छाएं तो नहीं है। तो ये चीज़ है। तो यहां पे इनका जन्म हुआ, और जो इनके माता पिता थे ओशो के, वो गरीब थे, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, ठीक ठाक थे। माँ से कभी ओशो की बहुत ज़्यादा बनी नहीं। उन्होंने गोरकी की किताब पढ़ी थी, गोरकी से बहुत ज़्यादा वो सहमत, कम्युनिस्टों से वो, देखिए ओशो ने हर एक चीज़ को सवाल किया, हर एक चीज़ पे सवाल खड़े किए, और बहुत ही तार्किक सवाल थे उनके। तो ओशो ने कम्युनिस्टों से बहुत मतलब, लेकिन वो ये बताते थे कि गोरकी की किताब जो उनकी मदर पे, माँ पे किताब थी, तो अगर मेरे और मेरे माँ का रिश्ता समझना हो तो उनकी किताब पढ़ लो। यही है। बहुत कम माता से उनके बहुत अच्छे रिश्ते, अच्छे क्या मतलब, बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं होती थी। ओशो का व्यक्तित्व ही ऐसा था, उनका कोई दोस्त तो था नहीं, तो वो हर जगह घूमते रहते थे, आइसोलेटेड थे पूरे के पूरे तरीके से। ठीक है, उनके जो दोस्त थे वो तो उनकी किताबें थी। अब हुआ क्या कि यहां पे कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, ओशो के माता पिता के 11 बच्चे थे, आप समझ सकते हो, बहुत बड़ा परिवार था। तो इनके नाना नानी ने कहा कि एक बच्चा हमको उधार दे दो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ओशो ने अपना बहुत बड़ा, एक जो कहते हैं ना कि काफी लंबा समय अपने नाना नानी के साथ बिताया है। तो ओशो अपने माँ बाप क्या नहीं थे, वो अपने नाना नानी क्या थे। ये हिसाब किताब है गडरवारा में। तो अब हुआ क्या कि यहां पे जो अगले चीज है, गर्भ का चुनाव। ओशो बताते हैं कि मैंने ये आपको बताया था, ओशो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आचार्य रजनीश, वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका नाम आचार्य रजनीश था, ये भी आपको बता दूं। ठीक है, बाद में ओशो पढ़ा, रजनीश था बेसिकली। तो वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और बोलते थे कि मैं पहले एक साधक रहा था, मुझे ध्यान में ही मार दिया। मैं तिब्बत में था और ध्यान की मुद्रा में था और मुझे वही मार दिया गया, और अब जो मेरा ये जन्म है वो इसी की तृप्ति के लिए हुआ है। समझ रहे हो आप, ये चीज है। तो ओशो को जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपकी सारी मेमोरी जो है वो आपके सामने आ जाती है।
एक्चुअली आपकी बॉडी क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, सिंपल, जैसे जय कृष्ण मूर्ति भी बोलते हैं। तो अब ओशो क्या करे? तो ओशो ने गर्भ का चुनाव किया। जो बहुत महान सोल होती है ना, वो चुनती है कि उनको कहां जन्म लेना है। लेकिन अब आप सवाल उठाएंगे, सर एक बात बताइए, अगर ओशो ने गर्भ चुनी तो ऐसा क्यों था कि ओशो ने एक गरीब माता पिता को चुना, एक ऐसी जगह चुनी जहां पे ज्यादा कुछ ऐशो आराम नहीं, पैसा नहीं? वो तो एक राजा को भी चुन सकते थे। वैलिड क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि देखिए, ओशो इस बात का उत्तर खुद बताते हैं। ओशो ये बताते हैं कि मैंने अपने माता पिता को इसलिए चुना, उनकी गर्भ इसलिए चुनी क्योंकि वहां पे शांति थी, वहां पे आजादी थी और वहां पे प्यार था। विंस्टन चर्चिल बहुत अमीर मां बाप के बेटे, लेकिन उनको अपनी मां का प्यार कभी मिला नहीं और ताउम्र डिप्रेशन में रहे। वो हमेशा परेशान रहते थे, है ना? तो बात इतनी सी ही है कि आपका जहां पे जन्म हुआ, आप वहां पर माहौल देखिए। पैसों से मतलब है ही नहीं यहाँ पे। तो ये चीज है। तो बहुत सारी बचपन की छोटी छोटी कुचवाड़ों में घटनाएं हैं जो इनका निर्माण करते हैं। उसमें यही है कि कई बार ऐसा होता था कि ओशो बहुत सवाल करते थे। वो 7 साल की उम्र में ही सवाल करने लगे थे, बहुत ज्यादा, और हर चीज में सवाल उठाते थे जिससे लोग बहुत गुस्सा हो जाते थे। उनके परिवार के ही लोग बहुत गुस्सा होते थे। अब देखिए, इसका निरादर नहीं कहेंगे, सवाल पूछना निरादर कब से हो गया यार? ओशो बताते हैं कि आमतौर पे लोगों को इस तरीके से देखा जाता है कि इज्जत वही है जब तुम उनके हाँ में हाँ मिलाओ। लड़कियों की हालत इसीलिए तो बर्बाद है, लड़कियां इसीलिए हर चीज में हाँ में हाँ। तो ये नहीं चलेगा यार, हाँ में हाँ क्या मिलाना है यार? हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आप सवाल करिए अगर कुछ आपको गलत लगे तो। नाना नानी के साथ फिर उन्होंने अपना रिलेशन बताया है कि कैसे ओशो की नानी जो थी वो बेसिकली, आपको बता दूं कि खजुराहो से थी, और ओशो की नानी से सबसे अच्छा रिलेशन था। सबसे ज्यादा धक्का ओशो को तभी लगा जब उनकी एक तो प्रेमिका शशि और उनकी नानी का देहांत हुआ, क्योंकि ओशो की नानी ने, अब देखिए इसीलिए उन्होंने इस परिवार में जन्म लिया था। ओशो की नानी ने, आचार्य रजनीश ओशो हो गए उनकी नानी की वजह से। उनकी नानी ने उनको हर एक चीज दी, यहां तक ओशो काफी शरारती थे। एक बार मंदिर में क्या हुआ, जब जो इन्होंने नाना जी ने उनका मंदिर बनवाया था, तो ओशो वहां से हीरे जवाहरात चुरा लाए। तो अब जो है वो इनकी नानी बोलती है कि मतलब काफी लोगों ने कंप्लेन कर दी। तो फिर ओशो के नाना जी है, नाना जी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला मैंने मंदिर बनवाया तो मेरे बेटा मेरी संपत्ति चुरा रहे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। और माइंड करिए गए, 6-7 साल के थे। ओशो ने जो बोला नानी जी से, ओशो ने बोला मुझे सिगरेट पीनी है, नानी बोला पी लो। ओशो ने बोला मुझे वैश्या के पास जाना है 15 साल की उम्र में, नानी बोला जाओ। लेकिन ओशो को यह बोला कि एक बार जब जाओ, लेकिन उससे पहले नृत्य देख लो। और ओशो जब नृत्य देखने के लिए गए तो उनके रूप से बड़ा वो होगा, बोला कि इसके बाद मैंने कभी भी ये चीज नहीं की। तो जैसे महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में महात्मा गांधी बताते हैं ना कि मैंने सत्य के साथ प्रयोग किया, मैंने सब किया एक तरीके से। मेरे पिताजी मर गए थे, काम वासा इतनी थी कि मैं, समझ रहे हो, सीधा अपनी बीवी की ओर खिंचा चलाया। तो ओशो का भी यही था। लेकिन ओशो जो है, ही वॉज वेरी मच इन हिज सेंसेस, वो कंट्रोल्ड थे, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो गई थी। ये चीज है, 21 साल में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो नानी ने बहुत ज्यादा ओशो का साथ दिया, हर कदम कदम पे उनका साथ निभाया नानी ने। और नाना भी ऐसे ही थे। और नानी बड़ी दबंग टाइप की लेडी थी। 24 साल की उम्र में नानी ने शादी, यहां तक जो छतरपुर के राजा थे उन्होंने नानी जी से बोला था कि शादी कर लो, ठुकरा दिया। तो ओशो ने पूछा कि हमारे नाना इतने दब्बू हैं, आपने उनसे क्यों शादी की? छतरपुर के राजा का आपने, और बहुत खूबसूरत, बड़ी तेज नानी, ठीक है, बड़ी ज्ञानी। तो नानी ने बोला कि बेटा देखो, जो शादी है ना वो पैसा स्टेटस देके नहीं की जाती है, दिल देके की जाती है। कार्ल मार्क्स ने बोला था ना कि आजकल शादी तो एक एग्रीमेंट है बस, है ना, बस एक वो एग्रीमेंट है कि आप आओ, शादी कर लो, खाना खा लो, एग्रीमेंट में हम आ गए। प्यार तो है ही नहीं, दिखता ही नहीं दूर दूर तक। ये चीज़ है। तो ओशो की नानी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और ओशो की नानी, आप समझिए कि जैसे कभी भी ओशो को पैसे की कमी नहीं होने दी। अब जाहिर सी बात है कि ओशो का जीवन ऐसा था कि उनको पैसे की कमी होनी ही थी, लेकिन नानी ने हमेशा उनको पैसे भेजे। 1977 में जब इनकी नानी का देहांत हुआ तो ओशो को जब पैसे चाहिए थे तो ओशो को पैसे नानी से मिले। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ओशो की नानी को वही लास्ट पैसे थे, उनके अकाउंट में उतने ही पैसे थे आखिरी वक्त में जो उन्होंने ओशो को दे दिए। ओशो ने ही मुखाग्नि दी थी अपनी नानी को। और नाना जी के साथ की अगर बात करें, ठीक है, तो नाना जी भी ओशो के बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। ओशो का जो शुरुआती जीवन है ना, वो एकदम राजा महाराजाओं की तरह बीता है
है ना, सारे ऐशो आराम ओशो को दिए नाना नानी ने, और नाना नानी काफी समृद्ध भी थे। ठीक है, तो ये तो उनके परिवार से हिसाब किताब था। अब ओशो की नाना के साथ, जब ओशो 7 साल के थे तो इनके नाना की मृत्यु हो गई थी, और इनके नाना की जब मृत्यु हो रही थी तो उस समय अगल बगल कोई हॉस्पिटल था नहीं, काफी दूर ले जाना था, काफी दूर का सफर था। तो इनके नाना के चेहरे पे हमेशा मुस्कान थी, लेकिन ये हमेशा बोल रहे थे चक्र को रोको। अब उस समय ओशो को ध्यान था चक्र किसका, मृत्यु और जन्म का चक्र, किसको रोकना है, किसी तरीके से इसको मुक्त रोक होना है। ठीक है, यहां से मुक्त होना है। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन ओशो के नाना, जब उनके नाना की देहांत हुआ ओशो के नाना का, तो आपको मैं बता दूं कि नानी, सब हंसे, बहुत दुख था, एवरीवन वाज ब्रोक, लेकिन नानी हंसी कि क्या जीवन जिया इस आदमी ने। अब वही चीज है कि हम मौत में, वी शुड नॉट मॉर्न ऑन डेथ, वी शुड सेलिब्रेट। जिस दिन भारत में क्या पूरी दुनिया में हर इंसान मौत को स्वीकार लेगा, उस दिन ये दुनिया अलग ही हो जाएगी, क्योंकि उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। ओशो बताते हैं कि जब मुझे एस्ट्रोलॉजर ने जब मुझे यह बताया कि तुम्हारी मृत्यु होगी 7 साल में, तो मैं एकदम मस्त, परफेक्ट, सारा डर खत्म। मैं मंदिर में बैठा था कि अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, सांप आया, सांप भी नहीं मुझे काटा, ये चीज है, वो डर ही खत्म हो गया। और जब आपकी जिंदगी से डर खत्म हो जाता है तो बढ़िया। ओशो ने अपनी जिंदगी में ताउम्र रिस्क लिए। ओशो नेचर से बहुत बहुत ज्यादा अटैच थे, हर स्पिरिचुअल इंसान होता है, प्रकृति से बहुत अटैच थे। बड़ी लंबी लंबी तक नदी जो वहां पे बहती थी, तो उस नदी में कूद जाते थे। कई बार तो ओशो को ऐसा लगता था कि मैं मर गया। कई बार ओशो ने अपनी मौत को सामने देखा, लेकिन उसी वक्त, बहुत जबरदस्त तैराक थे ओशो, उसी वक्त उनको कुछ दिखाई देता है। उनको यह दिखा कि उनकी जो शरीर है वही पानी हो गया है, नदी के साथ बहता जा रहा है मेरा शरीर, यह चीज है। ठीक है, तो अब यहां पे कई समय तक ये गंडरवारा में रहे, और दादा दादी के साथ भी ऐसा ही था। अब ये आप समझ सकते हो कि नाना ओशो का ये किस्मत इतनी बढ़िया थी, इसीलिए शायद उन्होंने ये गर्भ चुनी कि उनके नाना नानी भी बहुत मस्त और दादा दादी भी बहुत बढ़िया। जैसे नाना नानी हो वैसे ही दादा दादी, दोनों ही जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त थे। और ये चीज, अब देखिए ओशो जो है क्वेश्चन करते थे हर एक चीज को, वो बदतमीजी नहीं करते थे, लेकिन कई लोग उनको ये बदतमीजी के तौर पे देख लेते थे। ओशो के पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, सीधे थे, लेकिन ओशो के अपने पिता चीज बहुत ज्यादा बनी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बनी। ठीक है, और ये ओशो बताते हैं कि मैं अपने पिता को, क्योंकि पिता चाहते थे कि मेरा ट्रेडिशनल जीवन हो, डॉक्टर, इंजीनियर। ओशो बताते हैं कि जब मैंने अपने परिवार को यह बताया कि मुझे फिलॉसफी पढ़नी, दर्शन शास्त्र पढ़ना है, तो सब परेशान, सदमे में आ गए, सन्नाटे में आ गए कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया, कैसे दर्शन शास्त्र पढ़ना है, कैसे दर्शन शास्त्र पढ़ सकता है ये चीज है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, अब यही तो दिक्कत है हमारे, हर किसी को चाहिए हम डॉक्टर हो, हर किसी को चाहिए हम इंजीनियर हो, ये, लेकिन nobody wants to, क्योंकि फिलॉसफी, दर्शन, जब तक आपको अपने देश के इतिहास के बारे में नहीं पता होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी कोई पढ़ने ही नहीं चाहता। यही सब, और आजकल सबसे ज्यादा मांग इन्हीं सब्जेक्ट्स की है, राइट। तो ये चीज है। तो काफी ज्यादा इसमें भिड़ंत होती थी परिवार से, बहुत अच्छे रिश्ते, परिवार से डिटैच ही रहे ओशो ज्यादा। मतलब देखिए, अब अपनी मम्मी, पिताजी के साथ इनके, लेकिन बाद में पिताजी के साथ बहुत अच्छे गहरे रिश्ते हो गए थे ओशो के, क्योंकि पिताजी को दीक्षा ओशो नहीं दी थी, आपको बता दूं, ओशो नहीं, क्योंकि ओशो और इनके पिताजी 3 बजे उठ जाते थे सुबह। तो ओशो ने बोला था 3 बजे बैठ के ध्यान करिए, और उस समय इनके पिताजी एक समय पे 1970 में इनको एनलाइटन हो गए, वो, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, भारतीर्थ उनका नाम पड़ा, संत बन गए वो, और ओशो ने ही उनको दीक्षा दी, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। माता जी से रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा ठीक ठाक थे, बहुत, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे, क्योंकि देखिए 11 बच्चे थे, माँ जो है वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती थी, और ओशो कभी कुछ कह दिया तो हो गया। अच्छा, ओशो क्या है ना कि वो अपने में ही मस्त रहते थे, तो वो क्या था ना कि वो काम, अगर उनसे कोई काम बोला जाता, ठीक है, तो काम नहीं करते, कहीं और चले जाते या कहीं और किसी से बातचीत करने लगते। तो ये परिवार को बहुत ज्यादा खटकता था। तो एक तरीके एक टाइम बाद परिवार ने ही बोल दिया था कि भाई ऐसा है कि उसको काम मत दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काम तो करेगा नहीं, उल्टा बिगाड़ देगा। लेकिन ओशो भाई, मैं बता रहा हूं, दिमाग इतना तेज था कि हर किसी को सवाल, 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में सवाल करने लगे थे ओशो, एवरीवन। तो ये चीज है। तो अब जैसा हमने माँ का हमने बता दिया, ठीक है। कई ओशो के ऐसे क्या हुआ कि बहुत सारे ओशो के दोस्त मिले, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ओशो को, व्यक्तित्व को निखारा। और आपको बता दूं कि बहुत लोग तो ओशो से काफी ज्यादा बड़े थे,
है ना। ओशो से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे। तो ओशो को शुरुआत में 3 बाबाओं का साथ मिला था। आचार्य रजनीश को 3 बाबाओं का साथ मिला था, जिसमें एक मग्गा बाबा थे। और मग्गा बाबा वो आ गए थे कुचवाड़ा में। अब देखिए हुआ क्या कि जब मग्गा बाबा आए तो आमतौर पे बाबाओं का नाम ऐसे ही रखा जाता है कि लठैत बाबा, मग्गा, क्योंकि उनके पास वो अपना नाम तो बताते नहीं है, जो उनके पास होता है वो। अब मग्गा बाबा जो है वो बोलते नहीं थे, वो मौन थे, वो शांत थे, लेकिन ओशो से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उनको बहुत छेड़ते थे तो अजीब अजीब बोलते थे, अजीब अजीब हरकत करते थे, लेकिन ओशो को पता था, आचार्य रजनीश को पता था कि वो इनलाइटेंड थे। आप समझ रहे हो। तो ही न्यू। अब क्या हुआ कि ये पहली बार ऐसा एनकाउंटर हुआ। ओशो जब मग्गा बाबा से मिले तो काफी समय तक वो, अब क्या था, कई बार बाबा शांत रहते थे तो ओशो बस उनको देखते रहते थे। पेड़ के नीचे मग्गा बाबा रहते थे तो ओशो के उनके पास बैठते थे, लेकिन उनको बहुत कुछ समझ में आया। वही जो आप समझिए कि उनकी एनर्जी कुछ ऐसी थी कि ओशो उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। समझ रहे, ये हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है, अब मग्गा बाबा की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लेवल क्या था कि यहां पे जो बाबा एक दिन वो चले गए और जिस दिन वो जाने वाले थे उस दिन उन्होंने रजनीश को बुलाया, आचार्य रजनीश को बुलाया और उनको आशीर्वाद दिया। और उन्होंने फिर उनको बोला कि अब तुम अगले बाबा के पास जाओ। क्या होता है ना कि आपको 3 बाबाओं से एकदम मतलब सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अगर अब जैसे यहाँ हिंदुइज्म में तो ऐसा नहीं है, बट अगर आपको ऐसा मिल रहे हैं, 3 गुरु मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगले जो बाबा थे वो पगला बाबा थे। लेकिन आपको बता दूं कि मग्गा बाबा के लिए एक बात कहते हैं और जो आपको जान के शायद बहुत ज्यादा हैरानी होगी। देखिए ओशो क्या कहते हैं, मैं पढ़ के बताता हूं, ठीक है। कि जब मग्गा बाबा हिमालय की ओर जा रहे थे, एक बार मग्गा बाबा जब जा रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि वो हिमालय जा रहे हैं। तो सब बहुत दुखी थे, आचार्य रजनीश भी बहुत दुखी थे। तो अब देखिए आचार्य रजनीश भी हिमालय की यात्रा पे थे। तब घूमते घूमते वो इस जगह पर पहुंच गए जहां मग्गा बाबा की कब्र थी। ध्यान से सुनिएगा, जब वो हिमालय जा रहे थे तो वहां पहुंच के जहां पे मग्गा बाबा की कब्र थी। रजनीश ये देखकर दंग रह गए कि जहां मग्गा बाबा की कब्र थी वहां 2 अन्य लोगों की भी कब्र थी। और वो 2 अन्य लोग थे, कौन? जीसस और मोसेस। देखिए क्रिश्चियनिटी में या बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है, जीसस की शुरुआत 30 साल जो है वो नहीं पता वो कहां थे। और उस समय भारत के बहुत कल्चरल एक्सचेंज भी होते थे इटली से। तो ये बहुत लोगों का मानना है कि जीसस अपने समय में भारत आए थे, यहां पे उन्होंने योग ध्यान मतलब बहुत ज्यादा ये मानना है। देखिए ठीक है हर किसी का, लेकिन अब आपको पता है वेस्ट इसको पूरी तरीके से नकारता है, गलत है। लेकिन ओशो का भी यही मानना था। ओशो का यह मानना था कि ये दोनों महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी हिमालय में ही दफन हुए थे और उनकी कब्र पहलगांव में है। और वहां पे ही जो तीसरी कब्र थी वो मग्गा बाबा की थी। ये ओशो ने अपनी किताब, इस किताब में लिखा और ओशो ने खुद ये बताया है। पेज नंबर 52 है ये, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। इस स्थान का नाम पहलगांव है और पहलगांव नामक इस छोटे से गांव में मग्गा बाबा की कब्र है और बगल में ही जीसस और मोसेस। तो ये चीज है। तो यही बताते हैं यहां पे कि जब मैं पहलगांव में था मुझे इस विचित्र संबंध सूत्र का पता चला जो मोसेस से आरंभ होकर जीसस और मग्गा बाबा के माध्यम तक मुझसे पहुंचा। अगले बाबा थे पगला बाबा, ठीक है। वो अजीबोगरीब हरकतें करते थे, लेकिन अगेन भले ही हरकतें करते थे लेकिन वो ओशो से अगेन बहुत ही ज्यादा जो है वो अटैच हो गए। और वो ओशो, सबने ओशो को ध्यान समझ लिया कि ये इंसान, इसमें है भगवानी ताकत है, इसमें अदृश्य ताकतें हैं। फिर अब देखिए पगला बाबा भी वहां से गए तो फिर अगले मस्तो बाबा आए। अब देखिए तीसरे बाबा जो थे, पगला बाबा ने ओशो को बोला कि तुम मस्तो बाबा के पास जाओ। मस्तो बाबा बहुत कम उम्र थी, 33 साल के थे वो। लेकिन ये जो बाबा थे ना, इन्होंने ओशो की, एक तो पगला बाबा ने ओशो की अंदर की ऊर्जा को जगाया और मस्तो बाबा ने ओशो को जगाया और बहुत बड़े बड़े लोगों से उनको मिलवाया। एक प्रसंग बताते हैं ओशो कि मैं जवाहरलाल नेहरू से मिला। मस्तो बाबा उनको भी जानते थे। तो जवाहरलाल नेहरू से मिला तो जब मस्तो बाबा गए तो जवाहरलाल नेहरू ने सबको रोक दिया कि कोई अंदर ना आए और बाहर खड़े थे मोरारजी देसाई। अब जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे और मस्तो बाबा ने बहुत ढेरों बातें, घंटों बातें की। अब बगल में मोरारजी देसाई ये देख के उड़ गए, चिढ़ गए बहुत ज्यादा कि अरे मुझे बाहर वेट करवाया जा रहा है और ये कौन है ओशो, कौन है रजनीश, ये कौन है बाबा जिनसे इतनी बात की जा रही है। और मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि मोरारजी देसाई ने ओशो की बैंड बजा दी थी। जब तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे ओशो बहुत परेशान रहे। तो ये हिसाब किताब थे, ठीक है ना। तो ये चीजें हुई। और ओशो का निजी प्रेम भी आपको मैं बता दूं कि शशि नामक एक लड़की थी, ओशो ने ज्यादा इस पे बात नहीं की बट उससे बहुत प्यार करते थे। ओशो प्रेम के खुले समर्थक थे, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब वही बात है कि वो उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। तो ओशो को ये पता था कि अपनों को खोना कैसा लगता है। हालांकि जो अगला जन्म हुआ उनका, तो ओशो ने उनको ढूंढा। ठीक है, ये चीज़ है। अब ओशो का जो अगला चैप्टर है तीसरा, वो है ओशो का पढ़ाकूपना। जैसा कि हमने बताया कि ओशो बहुत पढ़ते थे, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था जो वो ना पढ़ते, और ये बचपन से ही था। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि 7 साल तक ओशो स्कूल जाने से ओशो बहुत बेकार, मूड खराब होता था ओशो का। ओशो कभी भी स्कूल नहीं जाते थे। ओशो को स्कूल से एलर्जी थी, और ये हर महान इंसान के साथ हुआ है। ओशो को लगता था कि ये 4 दीवारी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, आप बताइए। ये जो हम 4 दीवारी के अंदर पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा ये कैसा सिस्टम है भाई। एक मास्टर थे तो उनसे सब बहुत डरते थे, बहुत ज्यादा डरते थे, हर कोई, एवरीवन वाज स्केयर्ड। अब वो बड़े लंबे समय तक थे तो उनको बड़ा वो पनिशमेंट देते थे। तो माँ बाप भी उनके खिलाफ, उस मास्टर के खिलाफ क्यों नहीं बोलते थे? पहला इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग भी उनसे पढ़े थे जो आज माता पिता बन गए थे, बड़े बूढ़े मास्टर थे वो। और दूसरा मैथ्स के थे वो। और दूसरा इसलिए कि वो बच्चों को पढ़ाते थे उनके, तो ये भी डर था कि कहीं फेल ना कर दे, कहीं कुछ। अब ओशो तो ओशो है भाई, उनको बड़ी मुश्किल से तो स्कूल भेजा गया। 7 साल तक तो स्कूल ही नहीं गए वो। ठीक है, बाहर देख रहे थे वो, बाहर देख रहे थे। ठीक है, तो मास्टर ने बोला, ए सुनो, ए कहाँ, क्या, इधर देखो, क्या बदतमीजी कर रहे हो? तो ओशो ने उनको बोला थोड़ा आराम से बात करें। चिढ़ गए इस पे वो, आराम से बात करें। अच्छा, ये जो मैंने पढ़ाया है तुमको पता है? कहता बिल्कुल पता है। ओशो ने सब बता दिया, लेकिन स्टिल ओशो को पनिश किया, स्टिल ओशो के लिए प्रॉब्लम खड़ी की। ये हिसाब किताब था। ठीक है, तो ओशो इसीलिए बहुत ज्यादा जो है वो मतलब बहुत कहते थे कि अब ओशो देखिए इतना पढ़े, वो हजारों किताबों पढ़े, ऐसी कोई किताब नहीं जो ओशो ने ना चाटी हो। और ओशो अपनी किताब पे लिखते नहीं थे बहुत, मतलब समझिए कि वो किताब को बहुत पवित्र मानते थे, बहुत ज्यादा, और हमेशा किताबों की तलाश में रहते थे। वो बहुत सारे विचारकों को पढ़ा। जब वो फिलॉसफी ज्वाइन कर रहे थे तो उनसे पूछा उनके घर वालों ने कि तुम क्यों दर्शन शास्त्र ज्वाइन करना चाहते हो, समझ में नहीं आती, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ओशो ने पता क्या बोला, इन्हीं दर्शन शास्त्रियों से मैं लड़ूंगा आगे जाके। और वो लड़े, हर दर्शन शास्त्री को उन्होंने चैलेंज किया। आपको बता दूं कि ओशो के बारे में बहुत सेक्स गुरु और ये वो बहुत ज्यादा मतलब दुष्प्रचार किया गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओशो जब दर्शन शास्त्र पढ़े तो उन्होंने, मैंने कहा ना, बहुत पढ़ा, और हर एक चीज पे उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। एवरी ईच एंड एवरी। जब आप ओशो को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप मतलब ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो इंटरनेट के, अब तो इंटरनेट आ गया है, लेकिन उस समय पुस्तकालय थी। ठीक है, और आज भी देखिए आप, इंटरनेट का ज़माना है, और इसीलिए मैं कहता हूँ आप पढ़िए, किताब पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको किताब से ज्ञान मिलेगा ना, पतले से ले आइए, उससे शुरू करिए, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बहुत चंद लोग होते हैं देखिए जिनको किताबी ज्ञान होता है, वही इस दुनिया को जीतते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं हो सकते। फिर धार्मिक विचारों के बीच, अब देखिए धार्मिक विचार की अगर बात करें तो ओशो, जैसा कि हमने बताया कि ओशो के धार्मिक विचार तो भाई वो हर धर्म के समर्थक थे, और हर धर्म के वो विरोधी भी थे। वो बोलते थे धर्म में जो अच्छी चीज़ है वो तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने साफ साफ भाई, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोला, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला, उन्होंने हिंदुइज्म के खिलाफ बोला, लेकिन वो जो बुरी प्रथा उनके खिलाफ बोला। ओशो बताते थे कि जीसस को जब, क्योंकि ओशो जो है वो औरतों के बहुत बड़े समर्थक थे। सबसे बड़ी बात वो करते थे वुमेन एम्पावरमेंट की, सबसे ज़्यादा। अभी लोगों को समझ में नहीं आती थी, कई बार लोग जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे, लेकिन ओशो बोलते थे 50% है समाज का भाई। आप जब तक, आप समझिए शक्ति ही, जो औरत है, औरत से ही पूरी दुनिया है, दुनिया ही औरत है, प्रकृति है वो, प्रकृता नहीं है, ये बोलते थे वो। तो ओशो बोलते थे कि जो आप ये बात बता रहे हो, जैसे उन्होंने एक बार क्रिश्चियनिटी पे तंज कसा था कि जीसस क्राइस्ट को जब सूली से उतारा गया, वो 3 औरतें थी, है ना, लेकिन हम पूजा किसकी करते हैं? उन 12 लोगों की करते हैं जो उनके साथ थे। और बल्कि उनमें से तो आपको पता ही ना, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन जब हुआ तो उसमें उनका भी हाथ था। तो बोलते थे कि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ी बातों को औरतों की पूजा करनी चाहिए। ओशो के वर्ड से ही एग्जैक्ट ये चीज़ है। हिंदुओं को भी बोलते थे वो, हिंदुज़म पे भी वो सवाल उठाते थे कि ये जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जो इस तरीके की प्रथाएं, हर चीज़ में कर्म कांड, इसका क्या मतलब है? जैन मुनियों को सवाल कर देते थे वो, बुद्धिज्म पे कई बार सवाल कर दिया। जो गलत प्रथाएं हैं उनको हटाओ। इस्लाम पे सवाल किया उन्होंने, प्रॉफिट के तो बहुत ज़्यादा। आपको बता दो, ओशो के पास खलील जिब्रान की द प्रॉफिट, बहुत ही शानदार किताब है। खलील जिब्रान की वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, द प्रॉफिट है, ठीक है।
अभी मैंने हरमन होजे की सिद्धार्थ का किताब का रिव्यू किया था, प्रॉफिट बहुत अच्छी किताब है, तो वो उनके पास वो कॉपी हमेशा रहती थी। लेकिन ओशो ने सबसे ज्यादा अगर किसी को महत्व दिया तो वो उपनिषदों को दिया है। वो बताते थे कि उपनिषद एक नदी की तरह है, उसमें नया पानी, वो धर्म को भी इनका यही विचार था कि धर्म चेंज होता है। अब जैसे आप बोलते हो, जैसे हमारे सबसे पहले वेद आए, फिर आए उपनिषद, फिर आए पुराण। क्यों? क्योंकि वक्त बदल रहा था, और जब वक्त बदलता है तो धर्म को भी बदलना चाहिए। धर्म को लोगों के हिसाब से, क्योंकि लोग अब चेंज हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? तो यही ओशो बोलते थे कि उपनिषद पानी की तरह है, नदी वही है लेकिन नया नया पानी आ रहा है, ये हिसाब है। और बाकी सारी किताबों को सबको उन्होंने पढ़ा और सबको सब पे अपना इंटरप्रिटेशन जो है वो दिया। खजुराहो के वो सेक्स के बहुत, वो बोलते थे ना कि भाई ये संभोग से समाधि ही मिलेगी तुमको। मैं इस किताब का रिव्यू करूंगा, संभोग से समाधि तक, अगली किताब वही होगी, इसी से ही तुमको समाधि मिलेगी, क्योंकि यही एनर्जी कुंडलिनी से होकर ऊपर जा रही है। समझो इस बात को। हर किसी ने, और पैसे के भी बहुत समर्थक थे ओशो। पैसे, लोग आजकल बड़ा, लोगों को पता नहीं, लोगों को सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। ओशो बताते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, पैसा होगा, कहते हैं ना भूखे पेट ना होए भजन, आपको पैसा चाहिए। श्री कृष्ण राजा, राम राजा, बुद्ध राजा, आपको यू नीड मनी, ठीक है, बस उसको अच्छी तरीके से यूज करिए। यह हिसाब किताब है, ठीक है। तो धर्म के बीज, हम जैसे कि अगर बात करते हैं, ये इस चैप्टर का नाम है, तो भाई जैन परिवार था, ठीक है, मंदिर जाया करता था। लेकिन अब रजनीश ने मंदिर, बहुत समय तक उन्होंने मंदिर जाने से इनकार किया, वो जाते ही नहीं थे मंदिर, बोलते थे भगवान तो भाई अंदर है, ऐसी कौन सी बात है मंदिर में जो मुझे नहीं पता। अब मैं यहां पे असहमत हूं ओशो से, लेकिन मैं अपने विचार के नहीं बोलूंगा यहां पे, मैं ओशो की बात करूंगा, ठीक है। देखिए मंदिर, वो खैर ओशो भी यही चीज बोलते थे कि मंदिर जो है ना वो ध्यान का ही है, बस आप उस मूर्ति में उतनी एनर्जी उसमें फूंक दी जाती है कि बस आपको ध्यान करना है। आप 50 पाप करके, 100 पाप करके मंदिर, मस्जिद, चर्च जा रहे हो तो उसका मतलब नहीं है कुछ, समझे आप। तो ये हिसाब किताब जो है वो रहता था। तो बहुत ज्यादा जो है ओशो काफी मतलब इस पे जो है वो लड़ाई करते थे, और उनका परिवार भी बोलता था कि, तो अब ओशो ना ही नास्तिक थे ना ही आस्तिक थे, वो थे जो वो थे, वो सही थे एक तरीके से, क्योंकि वो वही चीज बोलते थे, यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है उसका बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वो बताते थे कि उसी हिसाब से तुमको चलना है। वो बोलते थे कि हम ओरिजिनल टीचिंग से तो डिविएट हो जाते हैं, और जहां पे धर्म के ठेकेदार आए तो प्रॉब्लम हो गई, गलत तरीके से धर्म को मोड़ दिया, धर्म में पैसा आ गया। हर धर्मों के साथ यही है। तो लोगों को इससे बचाते थे वो कि इससे बाहर निकलो, तुम सो रहे हो, अपनी नींद तोड़ो, तभी तो जागोगे तुम, ये चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद ओशो ने कई बार, जैसे ज्योतिष की भविष्यवाणी, ये भी चैप्टर था, ये तो खैर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इसमें जब इन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा की, जब यहां पे बोला था कि, अब देखिए भविष्यवाणी हो गई थी वैसे कि ओशो जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त होंगे, बुद्ध बनेंगे ओशो, है ना। नानी की मृत्यु ने बहुत ज्यादा ओशो को हिला के रखा, ठीक है, बहुत एकदम हिला दिया, और ओशो वॉज टोटली डेवस्टेटेड। और अच्छा एक आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता था कि ओशो कुछ मतलब उनके बचपन से उनका ये तो दिख ही गया था कि ये आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये लड़का जो है वो कोई आम लड़का नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके की जो ये बातें करते थे, नदी से बहुत प्रेम था, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं कि ओशो जो है वो एकदम नदी के साथ ही बहते थे वो। इस किताब को पढ़िए दोस्तों, मैं आपको यही बोलूंगा कि इस किताब, अभी तो मैं जैसे एक रिव्यू कर ही रहा हूं, पर जब आप इसको पढ़ेंगे ना तभी आपको मजा आएगी। किताब को मजा उसमें पढ़ने का ही है, ठीक है ना। तो ये चीज था। फिर कॉलेज में रजनीश, अच्छा देखिए, अब देखिए कितनी बड़ी बात है यहां पे। आपको मैं एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं। हमको डिग्री चाहिए, हर कोई आजकल पीछे बांट रहा, बस ज्ञान ले लो, ज्ञान लोग छौंकते रहेंगे, लेकिन हर कोई आजकल जो है वो बस बोल रहा है कि हमको डिग्री दे दो, ये दे दो। क्या आपको पता है ओशो अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे। ओशो कॉलेज के बाहर, क्लास के बाहर रहते थे, चतुर की तरह। वो क्लास के बाहर ही, अरे नहीं वो सॉरी रैंचो की तरह वो क्लास के बाहर रहते थे वो, क्योंकि वो, उनको कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पसंद नहीं करता था भाई। वो इतने सवाल पूछते थे, ओशो ने इतना पढ़ लिया था, ओशो बोलते ये क्या मुझे पढ़ाएंगे। अब यही देखिए, यही प्रॉब्लम है। ओशो, हमको डिग्री चाहिए, हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ओशो ने अपनी, जिस दिन उनको डिग्री मिली उन्होंने जला दी डिग्री, गोल्ड मेडल को फेंक दिया। बोला कि मैं ये इसलिए गोल्ड मेडल फेंक रहा हूं ताकि मुझसे कोई कंपेयर ना करे अपने आप को, कोई ये ना सोचे कि मैं उनसे बेहतर हूं। मैं, उन्होंने बोला हर कोई इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल। फेंक दिया, जला दी डिग्री पूरी। ये हिसाब किताब। अब ओशो जब कॉलेज में गए तो बहुत ज्यादा सवाल करते थे। अच्छा एक चीज और थी यहां पे रहने, अब देखिए ओशो जो है ना सिचुएशन के हिसाब से डील करते थे अपने आप को। ओशो रहने का जो है,
ओशो का बड़ा गड़बड़ हिसाब किताब था, क्योंकि देखिए उनको कोई किराए का मकान नहीं एक तो मिल रहा था। और जब ओशो कॉलेज में गए, ठीक है, तो ओशो जो थे वो अपनी वहां जबलपुर में गए और अपनी बुआ क्या गए थे वो, ठीक है। जबलपुर से ओशो का बहुत अच्छा रिश्ता था। इनफैक्ट जब वो अमेरिका और पुणे में भी थे ना, तो जबलपुर आ जाते थे वो, तो बहुत अच्छा लगता था जबलपुर। आई होप, मैं तो गया हूँ जबलपुर 2 बार, बहुत ही खूबसूरत जगह है, धुआंधार फॉल्स और भेड़ा घाट, बहुत बढ़िया। तो ओशो जो है, ठीक है, यहां पे ये लाइट बंद कर दो, पीछे पीछे, राइट, हाँ ये लाइट बंद कर दो, आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं कहा था, हाँ, तो कॉलेज में तो अब क्या होता था कि जब ओशो को मकान मिलता नहीं था, तो जब ओशो को मकान नहीं मिलता था तो क्या होता था कि जैसे अब बुआ और फूफा, भाई ओशो तो ओशो, अच्छा बुआ का बहुत बड़ा बंगला था। देखिए आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है ये, ध्यान देना। सड़क पे रह लो लेकिन किसी की बातें ना सहो, किसी की जूती ना सहो, समझ रहे हो। ओशो महान विचार उसी समय, उनका एक एक चीज, उनको हर एक चीज का ज्ञान। जब तक ओशो कॉलेज में गए सब कुछ उनको पहले ही ज्ञान हो गया, एवरीवन एवरीथिंग ही न्यू। तो अब भैया जो फूफा जी थे वो ईगोइस्टिक बहुत बड़े, ठीक है। खैर ओशो को बहुत इज्जत करते थे वो, लेकिन अब देखिए बहुत बड़ा बंगला, लेकिन ओशो अपना सामान लेके वहां पहुंच गए। तो अब जो फूफा जी थे उन्होंने, वो चाहते थे ओशो उनके हिसाब से रहे, लेकिन वो हर चीज पे सवाल उठाते, वो हर चीज पे बताते। अब जाहिर सी बात है ये कोई भी नहीं सहेगा। तो ओशो को भी समझ में आ गया था कि अब मेरा यहां रहना सही नहीं है और मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। तो ओशो ने अपने फूफा जी से बोला कि जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर ले तब तक मैं आगे की सड़क पे रहूंगा, ये चीज है। लेकिन खैर ये छुटपुट हुई, लेकिन ओशो ने फिर अब घर छोड़ दिया। यही चीज है, अगर आपको कोई स्वीकार नहीं करना छोड़ दो, वहां से लगे मत रहो, लोगों को समझो कि वो, क्योंकि आप उनमें बोझ हो, किसी ने ऐसा बोल देंगे आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो ओशो निकल गए वहां से। फिर किराए में भी यही हुआ कि किसी भी किराए के मकान में जाते, ओशो किराए के मकान में उनको कोई निकालता नहीं था, लेकिन वो टिकते नहीं थे। ओशो अपने मकान चेंज करते थे, एक्सपीरियंस चेंज करते थे। फिर एक मकान उनको मिला जो कि बहुत ही प्रकृति से, पहाड़ियों से घिरा हुआ, बड़ा अच्छा मकान था वो। तो अब जब ओशो उस मकान में गए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो जो मकान था उसमें ये र्यूमर थे, उस मकान को कोई ले नहीं रहा था। र्यूमर ये थी कि उस मकान में भूत है। तो अब ओशो का दिमाग चला, तो ओशो ने सबको ये सब फैला दिया कि हाँ बिल्कुल इस जो है इस यहाँ पे भूत है, बहुत बड़ा भूत है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मतलब देखिए जब ओशो रहने लगे तो सबको ये लगा कि भाई ऐसा है कि अगर ओशो इस मकान में रहेंगे, मकान मालिक को भी यही लगा, तो अब ये साबित हो जाएगा यहाँ पे भूत है नहीं। ओशो भी समझ गए थे जिस दिन ये साबित हुआ भूत नहीं है, उस दिन या तो मकान किसी और को किराए पे दे देगा या फिर इसको बेच देगा। तो ओशो ने लोगों को बोला, बारे बिल्कुल मैं तो भूतों के साथ बैठता हूँ, डिनर करता हूँ। तो और ज्यादा वो नहीं बिका, तो ओशो उस मकान में 10 साल तक रहे और बिना किराए दिए रहे। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो कॉलेज में बहुत ही ज्यादा इनका वैसा रहता था और कॉलेज में इनके बहुत अनुयायी हो जाते थे। मतलब जहां पे भी ओशो जाते थे ना, पीछे एक रेला चलता था लोगों का, ऐसा चीज, ऐसा इनके अंदर मैजिकल पावर थी, ठीक है ना। तो बुआ के घर तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। मानवेंद्र निधि राय से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। अब एम.एन. रॉय है ये, एम.एन. रॉय कौन है? लेनिन के सलाहकार, जिन्होंने भारत में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए उसका आइडिया दिया। ये है एम.एन. रॉय 1934 में। एम.एन. रॉय का बहुत उच्च, सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, लेकिन एम.एन. रॉय जो है वो ओशो से बहुत ही ज्यादा जो है वो इंप्रेस थे, बहुत ज्यादा। अब ओशो जो है, ओशो कम्युनिज्म जो है उसको तो नकार चुके थे और बहुत अच्छी डिस्कशन होती थी, लेकिन एम.एन. रॉय के प्री थे ओशो, आपको बता दूं। और एक बार क्या हुआ कि एम.एन. रॉय जो थे वो बहुत ऐसे बैठे हुए थे, परेशान थे। तो ओशो ने बोला परेशान क्यों है? तो ओशो ने, एम.एन. रॉय ने, क्योंकि उनके कमरे पे अक्सर एम.एन. रॉय आते थे, तो एम.एन. रॉय ने ये बोला कि यार देखो मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा। जहां पे रशिया में क्रांति आ गई, चाइना में क्रांति आ गई, मैं इतने बड़े बड़े पदों पे रहा, मैं लेनिन के साथ क्रांति लाया, भारत में कोई स्वीकार ही नहीं करे। तो ओशो ने बोला कि देखिए यहां पे आप इनके हिसाब से रहिए, यहां पे जो दिखता है वही बिकता है। आप पब्लिकली सिगरेट पीते मत करिए, यहां पे आपको ढोंगी बनना पड़ेगा, यहां पे आपको झूठ पकड़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी यहां पे आप स्वीकार किए जाएंगे, वरना भारत एकदम ही अलग देश है। तो एम.एन. रॉय इसको किया नहीं और उसके बाद उनका फिर वही ओशो बताते कि वो फिर कभी सफल भी नहीं हो पाए, इससे कभी भारत में जो है वो सफल नहीं हो पाए, ठीक है। प्रोफेसर से काफी ज्यादा टकराव रहता था, जैसा कि हमने बताया, काफी लड़ते थे ओशो प्रोफेसर से। लड़ते नहीं थे, लड़ते नहीं तो वो सवाल करते थे। ओशो को ये लगता था मैं अगर सवाल पूछो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रोफेसर आप समझिए कि प्रिंसिपल्स के पास 7 कॉलेज बदले थे, यहां पे इतने कॉलेज बदले गए थे कि क्या बताएं।
और आपको बता दूं ओशो के लिए एक मतलब जारी कर दिया गया था ऑर्डर, फतवा निकाल दिया गया, फतवा तो मुस्लिमों में होता है लेकिन यहां पे ऑर्डर जारी कर दिया था कि कहीं पे इसको एडमिशन ना दिया जाए। अगर यहां ये लड़का यहां पे पढ़ेगा तो प्रोफेसर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ओशो उनको सवाल करते थे, बार बार सवाल पूछते थे। और सवाल वो इसलिए वो उनका कोई वैसे बहुत प्यार से पूछते थे, सिर्फ उनका यही था। आजकल मैंने देखा कि टीचर से अगर आप सवाल पूछे, भाई ओशो बोलते थे ये तो स्टूडेंट का राइट है सवाल पूछना, लेकिन टीचर से अगर आप सवाल पूछो और अगर उनको वो नहीं पता हो तो वो ईगो में आ जाते हैं, आपको मारने लगते हैं, आपको भगा देते हैं। ओशो के साथ भी यही हुआ कि वो बस ऐसा हुआ, भगा दिया उनको। तो फिर एक नया कॉलेज बन रहा था, ठीक है, अब इस कॉलेज का नाम तो मैं भूल गया हूं, ठीक है, सागर विश्वविद्यालय है ना। तो वहां पे ओशो, अभी उसका नाम अलग है, अभी उसका नाम मैं आपको बताता हूं, अभी उसका नाम जो है वो बदल गया है, ठीक है। तो ओशो जो है यहां पे जब वो, तो उन्होंने बोला, जो वहां का प्रधानाचार्य था, कि भाई मैं तुमको एक शर्त पे पढ़ाऊंगा। देखिए मन ही मन ओशो से हर कोई प्यार करता था, एवरी वन न्यू दैट ओशो वॉज राइट, बट नो बडी वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। वाई इट इज, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देयर वुड हैव बीन रिवोल्ट। तो प्रोफेसर पढ़ाते ही नहीं, अब जब प्रोफेसर नहीं पढ़ाते तो फिर स्कूल कैसे चलता, कॉलेज कैसे चलता। और ये ओशो के साथ तामरुक प्रॉब्लम रही। तो अब यहां पे नया कॉलेज बनाए, जब नया, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं तुमको एक ही शर्त पे रखूंगा, और वो शर्त ये होगी कि तुम पहली बात कभी आओगे नहीं कॉलेज। बोले अरे बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं आऊंगा, यही तो मैं चाहता हूं। तो बोलेंगे फिर मेरी अटेंडेंस, कहता वो मैं लगवा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन ओशो ने एक बस बोली कि देखिए लाइब्रेरी से मुझे दूर ना किया जाए, मुझे बस आप लाइब्रेरी में जाने दें। तो बोला ठीक है, बढ़िया है। तो बात वही है ना कि भाई अगर आप एब्सेंट हो रहे हो, अगर आप कॉलेज बंक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वाई यू आर बंकिंग। अगर आप कॉलेज बंक कर रहे हो तो सब फिर प्रोडक्टिव करो कुछ। अगर आप कॉलेज बंक करके अपना टाइम वेस्ट करो तो वेस्ट है। तो ओशो फिर लाइब्रेरी में पढ़ते, और उसके बाद ओशो ने डिग्री ली और गोल्ड मेडल लेके आए। भाई सबसे ज्यादा जानते थे वो, हम सबको पता है। और उसके बाद उन्होंने डिग्री को हटा दिया, एमए। देखिए ओशो ने पढ़ाई क्यों की, आप ये भी समझिए, क्योंकि ये मग्गा बाबा की चाह थी। मग्गा बाबा एमए तक जानते थे, वो बोलते थे ओशो बेटा एमए जरूर करना। ओशो बताता मैंने पीएचडी नहीं कर, अच्छा हुआ नहीं की, क्योंकि अगर मग्गा बाबा को पीएचडी तक मालूम होता तो मुझे पीएचडी करवा देते। लेकिन ओशो ने वो डिग्री ली क्योंकि मग्गा बाबा ये चाहते थे। फिर प्रोफेसर के रूप में ओशो प्रोफेसर, फिर एज अ प्रोफेसर उन्होंने पढ़ाया। अब जब वो प्रोफेसर से पढ़ाते, ओफो, पूरे जबलपुर में ये बात फैल गई, पूरे एमपी में बात फैलने लगी, क्या प्रोफेसर है, दूर दूर से ओशो से लोग पढ़ने आते। ओशो ने डायनेमिक्स बदल दिए। ओशो ने उस समय लड़कियों को अलग बैठाया जाता, लड़कों को अलग, दोनों को साथ कर दिया कि अरे तुम साथ में बैठो यार, अपनी भावनाओं को छुपाओ नहीं। ओशो हमेशा ये बात कहते थे कि भावनाओं को कभी नहीं छुपाना चाहिए। भारत में सेक्स पे बात नहीं होती, लेकिन फिर भी भारत सबसे आबादी वाला देश है, क्योंकि हम उसको छुपा रहे हैं, हम उसको सप्रेस कर रहे हैं। जब भी सप्रेस करेंगे वो फटेगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो ओशो हमेशा बोलते थे कि अपनी भावनाओं को कभी भी मत दबाओ, कभी भी मत छुपाओ, ठीक है। तो ये सब होता था, और ये जो नए नए बदलाव ओशो ला रहे थे, ये वहां के प्रोफेसर्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था, ठीक है, दे वर नॉट लाइकिंग दिस, ठीक है। फिर उसके बाद ओशो को संबोधि की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। अब जब 1953 की बात है, मार्च 1953, जब ओशो को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो ओशो बिल्कुल शांत हो गए। आपको बता दूं कि ओशो बहुत समय तक मौन भी रहे, 3 साल तक कई बार वो मौन हो जाते थे, और ओशो बोलते थे मौन रहना इज द बेस्ट। तो जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो ओशो बहुत चीजें भूलने लगे, वो याद नहीं कर पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो ओशो अपने आप के ऊपर डाउट करने लगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम है क्या। लेकिन अब यूनिवर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा था उनके लिए। अब वो अदृश्य शक्ति उनमें जगने वाली थी। देखिए ध्यान दीजिए, आप बहुत महान आत्मा हो सकते हैं, योगी जो हैं वो इस धरती पे पुनर्जन्म लेते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आपने जन्म लिया तो आपको ये बात पता नहीं है कि आप योगी हो सकता है, बहुत बड़े योगी हो, ये आपको बाद में पता चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से आपको ये एहसास होता है कि मेरा काम जो है ना, मेरा जन्म कुछ बड़े के लिए ही हुआ है। यही ओशो को अब पता चलने वाला था। और जब उनको ये एनलाइटनमेंट हुआ, तब जहां के हम ये देखते हैं कि वो उस चीज को वो एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। तो समाधि की पूर्व की स्थिति इसमें पूरा बताते हैं कि किस तरीके जब मुझे समाधि प्राप्त हुई, जब मैं उस लेवल पे गया तो वो क्या हिसाब किताब था, और बुद्धित्व प्राप्ति के अनुभव की उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मतलब आप समझिए कि जब ये ओशो बताते हैं कि जो ऑर्गेज्म होता है ना, उसको आप लाख गुना ज्यादा कर दीजिए, वैसा था। हर एक सेल इतना प्रसन्न, उससे ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। ये चीज 7 दिन तक, देखिए रजनीश 7 दिन तक बिल्कुल असहाय और निराश स्थिति में रहे। लेकिन इस निराशा को समझते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निराशा से मेरा तात्पर्य यह है कि ये आशा थी ही नहीं, इसलिए निराशा कैसे हो सकती है, दोनों ही गायब थी। ये हिसाब किताब था, ठीक है ना।
तो यहां पे अब उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ओशो को फिर महल, कई बार, एक बार ओशो को महल बोला गया कि आप महल में आके रह लो, ओशो ने मना कर दिया। ठीक है, देश भर में ओशो ने दौरे किए, देश भर में ओशो से बोला। पहले ओशो, कई बार महान लोगों के साथ होता है कि जब वो इस तरीके के लेवल पे आ जाते हैं, जैसे बुद्ध जो है, जब भगवान बुद्ध जो है, सिद्धार्थ को जब वो एनलाइटेंड हुए तो वो शांत हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत खुश हूं, मैं समझ गया हूं कैसे काम करता है, लेकिन उसके बाद उनको बोला कि आप जाके प्रचार प्रसार करो। ऐसे ही ओशो को बोला कि आप अपनी ज्ञान को फैलाओ, अगर आप नहीं बताओगे तो दुनिया यही की यही रह जाएगी। फिर ओशो ने प्रवचन देना शुरू किया, रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस दिन ओशो ने प्रवचन देना, जब उन्होंने परिवार को बोला तो परिवार हिल गया, गांव को बोला तो गांव हिल गया, कॉलेज को बोला तो कॉलेज हिल गया, शहर को बोला तो शहर हिल गया। अब तो देश को भी बोलने जा रहा है, पूरा भारत हिलने वाला है, पूरा भारत हिल जाएगा। धर्मों की नींव उखाड़ देंगे वो, समझ लीजिए। जितने धर्म गुरु सारे, चाहे हिंदू मुस्लिम, यहां पे सब एक मत थे, सब उनके पीछे पड़ेंगे। एवरीवन, उनके पुतले जलाए जाएंगे, उनके ऊपर जूते फेंके जाएंगे। अब ऐसा होने वाला है। यात्रा होती थी, लोग आते थे, लेकिन बहुत कुछ ऐसे उसमें ऐसे तत्व होते थे जो ओशो को परेशान करते थे, और कई बार ऐसा होता था कि ओशो भी परेशान हो जाते थे। ओशो ऐसे लोगों को चाहते थे जो उनके साथ अंत तक रहे, जो हो, जिनमें जानने की इच्छा। ओशो बोलते हैं कि मेरे शिविर में भीड़ तो बहुत हो रही थी, लेकिन ये खाली भीड़ थी, ये समझना नहीं चाह रही थी, ये बस वही सुनना चाह रही थी जो उनको सुनना है। तो एक बार तो ओशो ने ऐसे बोल दिया कि ये क्या बेवकूफों की वजह से, ये बेवकूफों की मंडली है, और वहां से चिढ़ के चले गए थे वो ओशो। तो कई बार ऐसा हमको देखने को मिला है। ओशो बहुत यात्रा करते थे और नींद उनको बहुत कम आती थी। इनफैक्ट उनको शोर शराबे की इतनी आदत हो गई थी कि वो अपने बगल में एक कैसेट लेके सोते थे ताकि उनको नींद आ जाए, ये चीज है। और ट्रेनों में अधिकतर वो जो है वो यात्रा करते थे। ठीक है, तो नानी का निधन का 1970 में नानी का निधन हुआ था। ठीक है, फिर पूना आश्रम की स्थापना हुई दोस्तों। अब देखिए 21 मार्च 1984 में संबोधि दिवस की उत्सव को अपना जगह बनाया। मुंबई आ गए थे ओशो। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ओशो जबलपुर और जहां थे वो, तो वहां पे ओशो की जान को खतरा था। तो वहां अनुयायियों ने बोला कि आप मुंबई आ जाइए, यहां पे रहिए। तो मुंबई आ गए वो। अब उस समय क्या था, इमरजेंसी का दौर होने वाला था। अब वहां पे पूना बगल में था, तो मुंबई उनको बहुत रास नहीं आया, क्योंकि बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी, बहुत शोर शराबा। तो उन्होंने पूना चुना क्योंकि वो ज्यादा प्राकृतिक है। तो वहां पे ही इन्होंने पुणे आश्रम की शुरुआत की। 1974 में इन्होंने वो देखिए अपने बोधित्व प्राप्ति के ठीक 21 सालों के बाद 21 मार्च 1974 को ओशो के कोरेगांव पार्क पूना में आते थे और यहां आकर स्थायी रूप से अपने उन कामों और विचारों को अंजाम देते थे जिसमें उनकी इच्छा होती थी। ठीक है ना, तो यहां पे फिर पूना आश्रम, यह आश्रम बिल्कुल खुला हुआ था। यह आश्रम, अब इस आश्रम का बहुत दुष्प्रचार हुआ कि ये तो आश्रम सेक्स के लिए है। देखिए जाहिर सी बात है, ओशो के यहां बहुत बाहर के लोग आते थे, फॉरेनर्स बहुत होते थे, वेरी मच अट्रैक्टेड, और वो यहां पे रहते थे। तो कई बार अब ओशो ने प्रेम बोला कि खुला है भैया, सब तुमको करो, तुम यहां पे। और यहां पे ओशो ने अपना डायनेमिक मेडिटेशन, योग सूत्र पढ़िएगा उनका, ठीक है, जो उन्होंने मेडिटेशन बहुत जबरदस्त, यहां पे उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन सिखाया लोगों को। ठीक है, ओशो ने कुछ लिखा नहीं है, उन्होंने उनके प्रवचन को कंपाइल किया गया बेसिकली। ठीक है, जो भी उन्होंने बताया है ना, तो ये चीज है। फिर बहुत विवादों के केंद्र में कि सेक्स गुरु का इन पे तमगा लगा, अमीरों के गुरु रजनीश, इसका तंगा लगा। अब जब देखिए हद से ज्यादा हो गया तो फिर 7 साल तक भारत, मतलब 1974 से 1981 तक तो इन्होंने पुणे में आश्रम चलाया, लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। मोरारजी देसाई ने अल्टीमेटम दे दिया कि बंद करो। मोरारजी देसाई से बहुत ज्यादा ठनी ओशो की, मतलब ओशो का जीना, और ओशो बहुत परेशान भी रहने लगे थे। वो परेशान अपने लोगों के लिए होते थे, ये चीज है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि फिर ओशो की हेल्थ भी लगातार बिगड़ती रही। तो अब ओशो अमेरिका गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक अलग अध्याय है। अमेरिका गए, 1981 में अमेरिका आते हैं। अब देखिए अमेरिका के लिए एक तो ओशो को बीमारी भी थी, ठीक है, और ओशो की बीमारी का इलाज बोला कि आप अमेरिका जाइए, वहां पे आपका इलाज भी हो जाएगा। ओशो भी गया। ओशो को अमेरिका का वातावरण बहुत अच्छा लगा। 1981 से लेकर 1984 तक वो अमेरिका में रहे और ओरेगन उन्होंने खरीदा। अब देखिए ओरेगन रैंच, आप ये समझिए कि यहां पे ओशो जो है, ओशो की बीमारी ठीक होने लगी, ओशो को अच्छा लगने लगा। अमेरिका बदल गया। अगर ओशो 6-7 साल रह जाते तो अमेरिका को पूरे कंट्रोल में कर लेते वो। ओशो की जो बातें थी, एक एक अमेरिकन, ओरेगन स्टेट अगल बगल, इसको रजनीशपुरम बोला जाने लगा। हर कोई ओशो के पास आ रहा है, साइंटिस्ट से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े वकील अफसर तक ओशो के पास आ रहा है। ओशो इतने बड़े हो गए ओशो अमेरिका में कि ओशो की बात घर घर तक। अब वो धर्म पे बात करते तो यहां पे जो कैथोलिक चर्चेस थे उनको बात पसंद नहीं आई। जो वहां के पादरी थे बोले कि ये तो धर्म पे हमला कर रहे हैं हमारे, बल्कि ओशो सही बता रहे थे, लोग जाग रहे थे। तो अमेरिका ने बोला कि भाई पकड़ो इसको,
और अमेरिका ने फिर उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए, तुम तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। और अब ओशो का घनघोर विरोध होता है, भयानक विरोध होता है, पूरे अमेरिका को अपने रंग में रख दिया। तो इतना ज्यादा विरोध हुआ अमेरिका का में कि ओशो को जेल में डाल दिया और ओशो को फिर तरह तरह की यातनाएं दी 1984 आते आते। और ओशो के ऊपर 136 इल्जाम लगाए गए। अब जो अमेरिकन थे, बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े पद पे, तो पता चल गया कि अमेरिकी सरकार मानने नहीं वाली है। अमेरिकी सरकार जो है वो इनको मार के ही छोड़ेगी। और आपको पता, तो यहीं पे ओशो को थैलियम नाम का जहर दिया जाने लगा। ये एक स्लो जहर होता है। ओशो को ये जहर जेल में दिया जाता कि ओशो मर जाए। अमेरिका यही करता है, हिपोक्रेट है बहुत बड़ा। ये जेल में दिया जाता था और धीमे धीमे उनकी जो स्थिति है वो खराब होने लगी। ये हिसाब किताब। तो अब क्या हुआ कि ओशो के ऊपर 136 इल्जाम लगाए अमेरिकन ने और बोला कि क्योंकि उनके विचारों से पूरा अमेरिका हिल गया, तो अब यही बोला कि भाई देखो, अब इसको तो खत्म करना पड़ेगा। तो ये बोला कि या तो आप ओशो 136, तो जहां पे जो अनुयायी थे उन्होंने बोला कि आप इनको मान लीजिए, किन्हीं दो को मान लीजिए। 136 ने किन्हीं दो को मान लीजिए। तो ओशो बोले कि मैं नहीं मानूंगा। वो तो सच बोला कि भाड़ में जाओ, मैं मानूंगा ही नहीं। लेकिन यहां पे जो अनुयायी थे उन्होंने पैर पकड़ लिए कि हमको आपकी जरूरत है, किन्हीं दो को मार लीजिए। तो पहला तो यही था कि आप अमेरिका वापस भारत जाएंगे और दोबारा आप कभी अमेरिका नहीं आ सकते। ये दो आरोपों पर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद ओशो को वापस भारत भेज दिया गया, उनको कोई सजा नहीं हुई। लेकिन भारत आए तो यहां पे ओशो का स्वागत तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन अगेन यहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और दुनिया ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। आपको बता दूं कि ओशो के लिए, ओशो को हर जगह से यूरोप नहीं आएंगे, नहीं आना है पूरे यूरोप में कहीं पे भी। ओशो जहां पे भी जाते, कई बार ओशो एक जगह गए, जैसे कैरिबियन, जमैका, वेस्ट इंडीज गए, अगले दिन पुलिस आ जाती कि आप निकलिए यहां से। अफ्रीका गए, अगले दिन पुलिस आ जाती। एक स्पेन गए थे, फ्रांस से स्पेन गए थे, तो शाम को पुलिस आ गई कि आप निकलिए यहां पे। सब अमेरिका का दबाव। और लोग वहां पे, लोगों को भी, सरकारों को भी ये पता था कि अगर ये आदमी यहां रह गया तो ये सत्ता हिला देगा हमारी। जो चर्चेस की सत्ता इतने समय से चल रही है वो हिला देगा। और यही भारत में भी हुआ कि जो सत्ता बहुत समय से, जो ओरिजिनल टीचिंग से हम डिविएट हुए हैं, वो हिल जाएगी हमारी। तो ये ओशो के साथ हुआ, दुनिया के दरवाजे बंद। फिर उसके बाद भारत में इन्होंने आखिरी वक्त बितारा और भारत में देखिए धमकियां तो इनको बहुत ज्यादा मिल रही थी, लेकिन 4 जनवरी 1987 को ये वापस आ गए। ठीक है। अब लेकिन देखिए, जब तक ये वापस आए, यहां पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। आखिरी के कुछ महीने इसमें यही है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहां पे ओशो के साथ हुई, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट यहां पे अल्टीमेटली यहां पे ये पुणे में ही रहे, अपने आश्रम में ही रहे और अपना अंतिम वक्त जो है उन्होंने यही इन्होंने बिताया। ठीक है। और इसी दौरान दोस्तों हम ये देखते हैं कि 19 जनवरी 1990 को 5 बजे में पुणे आश्रम में ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे, महासमाधि को ये प्राप्त हुए। तो ये ओशो का जीवन था और ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, मेरी आपसे ये विनती है। एक अनोखा गुरु, ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट किताब, और इसकी कॉपी मेरे पास रहती है। तो मैं ये कॉपी, जैसे मुझे कुछ किताबें अच्छी लगती है तो मैं वो या तो वो करता रहता हूँ, बांटता रहता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी किताब है कि बहुत ही शानदार किताब है ये। और ऐसी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आप पढ़ें, साईं बाबा के बारे में पढ़ें, जीसस के बारे में पढ़ें, प्रॉफिट के बारे में पढ़ें, विवेकानंद के बारे में, भगवान राम के बारे में पढ़ें। ठीक है। अभी मैं उपनिषद दोबारा से पढ़ रहा हूं, तो मैं उपनिषद का भी, तो अब मैं क्या करूंगा कि हफ्ते में 1-2 रिव्यू लाऊंगा मैं किताब के। ठीक है। तो ये चीज़ है। फिलहाल अभी मैंने कभी दोबारा जो किताब है उसको मैंने बहुत पहले पढ़ी थी किताब, बहुत ही ज़बरदस्त, ईगो इज़ द एनिमी, रैन हैलिडे की, वो दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर से मैं उसका रिव्यू आपके सामने जो है वो लेके आऊँगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और ऐसे ही हम करेंगे। और देखिए, आप जो भी है ये सब इस किताब में है और ये ओशो ने खुद बोला है। ठीक है। तो आप मुझे कुछ ना बोलिएगा, जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ ओशो के वर्ड से। और जो ऑथर है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या लिखा है इन्होंने, कमाल का लिखा है भाई। ठीक है। तो वो है कंपाइलेशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप ओशो की तरह सोचना चाहते हैं तो हमने एक अपना कोर्स निकाला है फ्लो का। ठीक है। जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि अगली कौन सी किताब चाहिए, तो मैं वो भी देख लूँगा एक बार। थैंक यू सो मच।